देखो, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा ख़त्म कर चुके थे। फिर हम लोग देखे थे उसका समरी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और कहाँ से सवाल हम लोग को पूछा जाता है। पिछले क्लास में ही एक रिलेशन को बताए हुए थे। क्या रिलेशन था? तो हम लोग देख रहे थे मोलर मास, किसके बीच में देख रहे थे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं जो बनता है वो मोलर मास से ही ज़्यादा बनता है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट हम लोग को जनरेट होना स्टार्ट हो गया कि जैसे पिछले क्लास में बताए हुए थे किसका कहानी, तो सर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे वो कैलकुलेशन 100% सही नहीं था। कोई कोई कंडीशन पे सही था, मैक्सिमम कंडीशन पे जाके क्या हो जा रहा था? गलत हो जा रहा था। गलत तो तब होगा जब सर जो हम लोग सॉल्यूट वहाँ पे ऐड करेंगे, अगर ये सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाने के बाद दो कंडीशन को फॉलो कर सकता है, या तो फिर जाकर के वहाँ क्या हो जाए? डिसोसिएशन हो जाए, मतलब जाकर के टूट जाए, या तो फिर सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाए? वो एसोसिएशन हो जाए। तो अगर ये दो कंडीशन हो रहे थे तो इसके कारण से हम लोग को क्या हो रहा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सर हम लोग देख रहे थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का। कहने का मतलब सर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वही हम लोग पढ़े थे कि जितना वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे तो उसके पीछे रीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग को किसको देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा, इसको घटाएं तो ये भी क्या हो गया? घट गया। अब जैसे हम लोग कहा था कि जैसे हम लोग सॉल्यूट को यहाँ पे हम लोग 2 लेकर के चल रहे थे, ठीक है, आ जाओ। अगर यदि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का जो संख्या था वो अगर यदि हम लोग ले रहे थे कितना? 2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के बाद 2 कंडीशन होता है, एक तो डिसोसिएशन हो गया, तो जो हम लोग 2 ले रहे थे वो 2 ना होकर के हो सकता है यहाँ पर कितना बन जाए? 4 बन जाए। तो हम लोग इसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पता चला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो किसके अकॉर्डिंग आया था? 4 के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे जाकर के क्या हो जा रहा था? टूट जा रहा था। तो हम लोग निकाल रहे थे इसका वैल्यू और निकल रहा था एक्चुअल क्या चीज? इसका वैल्यू, जो कि एक दूसरे से मैच किया नहीं। दूसरा कंडीशन ये था कि हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे 2 सॉल्यूट और हो क्या रहा था? सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो गया। एसोसिएट होने के मतलब वहाँ पे जाकर कितना बन गया? 1 बन गया। अगर वहाँ पे 2 मिलकर के 1 बन गया तो हम लोग ले रहे थे 2 के अनुसार वैल्यू निकाल रहे थे और यहाँ पे निकालना कितना से था? 1 से। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितना था? 1, जो कि हम लोग ले कितना रहे थे? 2। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलने लगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। हम लोग जो ले रहे थे वो एक्चुअल था नहीं। और ये हम लोग को कब कब कंडीशन होगा? जैसे ये हम लोग डिसोसिएशन एसोसिएशन ये सब का कहानी अधिकांश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट के कहानी में। किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन वाला कहानी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी जो हम लोग सॉल्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे वो हम लोग को कैसा नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा तो तुरंत वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। तो जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम लोग यही सब देख रहे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस हो गया। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होने से क्या हो गया? तो सर कुल मिलाकर के हम लोग देखे थे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। किसका होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सर जब जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किए थे तो हम लोग एक कंसेप्ट को पढ़े थे कि कैलकुलेट करो किसका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हम लोग कैलकुलेट किया कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो हम लोग जब यहाँ पे सॉल्यूट का निकाला कर रहे थे, अगर इस प्रकार का प्रक्रिया हो रहा है तो मान के चलो हम लोग NaOH का ही बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? NaOH का। इसका मोलर मास होता कितना है? 40। कितना होता है? 40। अगर मान के चलो ये जाकर के डिसोसिएट हो जाएगा, तो डिसोसिएट होगा तो बता इसका नंबर जो हम लोग एक सॉल्यूट ले रहे थे क्या 1 रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तुम लोग ही बताओ अगर इसका मोलर मास एक्चुअल में होता कितना था? 40। और जैसे ही इसको हम लोग सॉल्यूशन में अभी हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो NaOH डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद हम लोग हो जाता है Na+ और किस में? OH-। अब बताओ यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल कितना है?
2, कितना है 2, हम लोग ले कितना रहे थे 1, और इसी बेसिस पे सॉल्व किए अभी। और अभी अगर सॉल्व करने जाओगे तो पता चलेगा उसका आना चाहिए था 40, जो कि कभी 40 आएगा नहीं। होता क्या है वहां पे सर, ये तो डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट हो गया तो अभी हम लोग को कितना लेना चाहिए था, कितना लेना चाहिए था 2। अब यहाँ पे समझो कि जब यहाँ पे हम लोग को 2 था, कितना था 2, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बढ़ने से हम लोग को क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ऑब्वियस सी बात है डालेगा। अगर ये हम लोग को 2 गुना बढ़ गया सॉल्यूट पार्टिकल, इसका मतलब सर जितना सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतना ही रेशियस बढ़ेगा, मतलब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा 2 गुना बढ़ेगा। घूम रहा है का, फिर समझो। नहीं समझ में आता है तुरंत टोका करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, और नहीं तो सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ समझोगे नहीं। सबसे पहले हम लोग देखे थे, अच्छा ये कहानी समझ में आया जो बताएं कि हम लोग देख रहे थे सॉल्यूट हम लोग को 2 प्रकार का भी काम कर सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, एक तो डिसोसिएशन और क्या चीज एसोसिएशन। हम लोग 99% किसको पढ़ने वाले हैं, डिसोसिएशन का कहानी। और ये डिसोसिएशन ही सब तभी होगा जब सर वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, मतलब वो आयंस में टूटने वाला रहेगा, तुरंत जाकर डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे NaOH का एग्जाम्पल ले लो कि ये डिसोसिएट नहीं होगा किसमें होगा Na+ और OH-। अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में चेंज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब हम लोग को देख रहे थे एक और कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में जो देखे थे कि किस प्रकार के रिलेशन है, तो हम लोग को समझ में आया था कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर इसका वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। और ये कब बढ़ेगा, जब इसका वैल्यू बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के देख रहे थे कि जो हम लोग ए ले रहे थे वो हो जा रहा है कितना 2, मतलब अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, और अगर इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो क्या मोलर मास में घटेगा नहीं। तो जो हम लोग को एक्चुअल 40 था, क्या 40 आएगा। इसका मतलब सर अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब मोलर मास कितना कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे 40 था वो 40 ना आकर के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या इसका मोलर मास एक्यूरेट आया, नहीं आया। तो इसी को एक्यूरेट करने के लिए हम लोग के पास एक फैक्टर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर, जो हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से, कि अगर यदि हम लोग को सॉल्यूशन से अगर मोलर मास फाइंड आउट करना है किसके अनुसार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। जब तक इसको पुट नहीं करेंगे तब तक एक्यूरेट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग को लाना था 40, आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चाहे मतलब कि कोई और ले लो, जैसे NaCl सब ले लो, उसका भी कहानी वही हो जाएगा। मतलब सर जितना आना चाहिए था उतना आएगा नहीं। अगर यदि मान के चलो जो हम लोग अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो यूज कर रहे थे, अगर हम उसी के बेसिस पे उसका एक्यूरेट वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो अभी तक हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़े, ध्यान से सुनते जाना, सब मिक्स मत कर देना, इधर उधर दिमाग को डेविएट करोगे कंसेप्ट भी डेविएट हो जाएगा। अभी तक हम लोग 4 को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसमें से जो भी फॉर्मूला अभी तक जो पढ़े थे, जैसे मान के चलो हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर था KB और इनटू में क्या था, मोलैलिटी। अभी भी इसी के अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास, और वो मोलर मास हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू आएगा। जैसे NaOH है तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 40, लेकिन ये तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब उसके लिए ये सब कंडीशन फुलफिल रहेगा तब। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उस कंडीशन पे हमें वांट्स ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब तक वांट्स ऑफ फैक्टर को नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग को कहानी अच्छा से नहीं हो पाएगा, वहां से मोलर मास को एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, इसको हम लोग निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटल वाले जो हम बता रहे थे कि हम लोग को जो गलत हो गया था, इसी को सुधारने के लिए अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही, लेकिन इसमें एक हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं वांट्स ऑफ फैक्टर। क्या बोल रहे हैं, वांट्स ऑफ फैक्टर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या। एबनॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मल मतलब साधारण, एबनॉर्मल मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी टाइप से। तो यहाँ पर जो मोलर मास हम लोग निकालेंगे वो एबनॉर्मल निकलेगा, मतलब हम लोग को गलत टाइप से ही निकलेगा। उसको नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अभी भी हमें उसे एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो उसमें हम लोग को ये जो कंडीशन है, पहला, दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन है, तो वो 3 कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। किसके अकॉर्डिंग,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन को कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। अब इसके पीछे हम लोग रीजन जानते हैं कि आखिर जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट होने के क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर डाइल्यूट नहीं होगा वहां पे कंसंट्रेटेड होगा। अच्छा, दो वर्ड का समझते हो, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, इसका मतलब क्या समझते हो। कंसंट्रेटेड बोलेगा मतलब उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को गाढ़ा टाइप से बोलेगा, और अगर डाइल्यूट बोल रहा है इसका मतलब उसमें बहुत डिस्टेंस होगा, उसमें वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, ये डाइल्यूट क्यों करने बोल रहा है सॉल्यूशन को। अगर डाइल्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो हम लोग निकालने जा रहे थे मोलर मास वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि हम लोग निकालना चाह रहे थे 40, वो 40 आने वाला नहीं है। अगर 40 निकालना है तो तभी निकलेगा जब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग को डाइल्यूट होगा। इसके पीछे देखो रीजन क्या होता है। जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाने जाते हैं, जैसे हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, इसमें जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो अभी मान के चलो जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जैसे मान के चलो NaOH का ही बात कर लेते हैं, यहां पर रहेगा Na+ और यहां पर क्या रहेगा, OH-। अरे इस प्रकार से रहेगा ना। जैसे हम उस दिन बताए थे एसोसिएशन का कहानी, किसका बताए थे, एसोसिएशन का कहानी। तो एसोसिएशन में मान के चलो हम लोग लेंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड, क्या लेंगे, एसिटिक एसिड। तो मान के चलो दो को सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर है A और यहाँ पर क्या है B। अगर यदि मान के चलो ये हम लोग को डाइल्यूट ना होकर के ये कंसंट्रेटेड हो, क्या हो, कंसंट्रेटेड। अगर ये कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या होगा, इन लोग के बीच में गैप ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब सिर्फ उन लोग आपस में नजदीक रहेगा, और नजदीक रहेगा तो उन लोग के बीच में क्या रहेगा, इंटरेक्शन फोर्स रहेगा, और तुरंत ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंबाइन। और कंबाइन हो जाएंगे तो वो एसोसिएशन वाला कहानी होने लगेगा, जो बता रहे थे एसिटिक एसिड वाला, कि उन लोग आपस में क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, डेमेराइज हो जाता है। तो इसी चलते अगर मान के चलो इसमें पानी वगैरह और ऐड कर दिए, इसका हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा दिए, डाइल्यूट कर देंगे, पता चलेगा A यहाँ है तो B कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। मतलब उन लोग के बीच में गैप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हम लोग जैसे अभी भी देखेंगे दो गो पार्टिकल, तो तब भी क्या रहेगा, दो पार्टिकल। लेकिन अगर वो कंसंट्रेटेड रहेगा तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना देगा, एक हम लोग बना देगा। तो हम लोग अगर जो ले रहे थे 2 गो, वो बन जाएगा कितना, 1 गो। तो यही से हम लोग को गड़बड़ हो रहा था। तो अगर हम लोग को गड़बड़ ना हो, जितना हम लोग ले रहे थे उतना ही हो, उसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब उसका वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे यार बहुत गर्मी लग रहा है, पानी कहाँ गया, फिर से समझो इधर। क्या ये कहानी समझ में आया। हम लोग पढ़ रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करना। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मोलर मास हम लोग निकाल रहे थे, उसी मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि वहां से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू निकलता नहीं है। तो अब हम लोग देख रहे थे कंडीशन कि आखिर नॉर्मल मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन को फुलफिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला जो देखे वो सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे तो जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को अभी काउंट कर रहे थे उतना ही अभी भी रहेगा। क्या वहाँ पे एसोसिएट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सर उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका जो मोलर मास होगा वो एक्यूरेट हम लोग को फाइंड आउट हो पाएगा। क्लियर है। दूसरा जो कहानी हम लोग के पास है, जिससे अगर फुलफिल नहीं किया तो हम लोग नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था या फिर नॉर्मल जो हम लोग के पास मोलर मास था उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन दिस सॉल्यूशन। तुम लोग का क्या चल रहा है, पहला एक तो ऊपर से गर्मी लग रहा है, एक तुम लोग इस तरह से करेगा, बताओ कहाँ से पढ़ाने का मन करेगा। छोड़ छोड़ के बाहर ना निकल जाएंगे, बताओ। देख ले भाई, हम ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे तो वेस्ट हो ही रहा है। ठीक है, अभी हम जो कंडीशन बता रहे हैं कंडीशन को समझते चले जाओ। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझना। हो सकता है गर्मी में पसीना साथ निकल गया होगा, फिर से सुनो, फिर से अंदर रखना। ठीक है, हम लोग देख रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास कहने का मतलब है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं वहां से एक्यूरेट वैल्यू निकलता नहीं है। ठीक है, हम लोग को निकालना है नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास कहने का मतलब जो एक्यूरेट मोलर मास है उसको कैलकुलेट करना है, किसके थ्रू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू।
लेकिन वो तभी हम लोग को फुलफिल मतलब तभी हम लोग उसको निकाल पाएंगे जिसके लिए ये जो हम लोग 3 पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग को रहना चाहिए वो हम लोग को डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। तभी हम लोग को नॉर्मल उसका मोलर मास निकल पाएगा, उसका एक्यूरेट मोलर मास निकल पाएगा। इसके पीछे रीजन बता दिए कि अगर उन लोग कंसंट्रेटेड रहेगा तो उन लोग समीप रहेगा, और समीप रहेगा तो जो दो हम लोग को सब्सटेंस लेके चल रहे थे वो मिल करके कितना बन जाएगा? एक बन जाएगा, जिसके वजह से उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद मोलर मास में भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हम लोग को वहां पे होना चाहिए सॉल्यूशन कैसा? डाइल्यूट, जिससे इन लोग दूर दूर रहेगा, और दूर दूर रहेगा तो जितना अमाउंट में हम लोग डाले हुए हैं उतना ही अभी भी हम लोग के पास मिलेगा। यहाँ पे 2 डाले हैं तो कितना है? 2 ही, उन लोग जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग को डाइल्यूट रहेगा तो अभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को निकाल पाएंगे। अगर यदि यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाए तब भैया हम लोग को कभी भी एक्यूरेट निकल नहीं पाएगा। उसके लिए फिर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? वांट्स ऑफ फैक्टर को, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसको कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट या फिर एसोसिएट कर रहा है तो उस कंडीशन पे हम लोग कभी भी नॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट मोलर मास को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर फिर तो वही कहानी है ना कि एसोसिएट करना मतलब 2 ले रहे हैं और वहां पे निकलता कितना है? 1, तो फिर हम लोग को गड़बड़ हो ही जा रहा था। फिर डिसोसिएशन का कहानी, सर हम लोग लेते थे 1, वहां पता चलता था कितना है? 2, तो उसके कारण भी हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा था, तो उसका मोलर मास में भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। इसलिए अगर हम लोग को नॉर्मल निकालना है, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, तो जो सॉल्यूट होगा उसे मस्ट नोट डिसोसिएट और एसोसिएट इन दिस सॉल्यूशन। कहने का मतलब सॉल्यूशन में कभी भी उसको डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करना होगा। अगर कर दिया तो क्या हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत। तो ये सब अगर कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तभी हम लोग नॉर्मल जो उसका मोलर मास है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर वो सॉल्यूशन में अगर एसोसिएट किया या फिर डिसोसिएट किया तो उसको फिर कैसे हम लोग नॉर्मल को निकालेंगे, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी वांट्स ऑफ फैक्टर को। किसको पढ़ेंगे? वांट्स ऑफ फैक्टर। क्या कहानी धीरे धीरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अरे गर्मियों में तो कम से कम हंसते खेलते जैसा रहो तुम लोग। अचानक तुम लोग टेंशन में आ जाते, बताओ। लिखे नहीं है तो मिटा भी नहीं रहे। देखो अभी इधर क्या कंडीशन समझ में आया कि ये 2 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हम लोग को क्या होगा? जो नॉर्मल हम लोग निकालते हैं मोलर मास या फिर जो एक्यूरेट मोलर मास निकालते हैं उसको निकालने में हम लोग मतलब सक्षम हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। अगर यदि मान के चलो हम लोग को क्या हो गया? वो एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन होने के बाद क्या होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में या फिर मोलर मास में? तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं एसोसिएशन का कहानी में क्या होगा। सो मान के चलो अगर वो हम लोग एसोसिएशन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है? एसोसिएशन। तो देखो होता क्या है, अगर हम लोग एसोसिएशन हुआ तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, बताइए कि इसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि सर जब जब वो एसोसिएट किया इसका मतलब उन लोग आपस में जुड़ता है, तो जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल लिए हुए रहते हैं उतना ना होकर के उससे क्या हो जाता है? हम लोग घट जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन जैसे ये 2 कंडीशन तो हम लोग फुलफिल करेगा तभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यदि मान के चलो वो एसोसिएट कर दिया तब क्या होगा? तो एसोसिएशन करने के बाद हम लोग को क्या होता है? नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल है इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में डिक्रीज हो गया तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि सर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ये भी डिक्रीज होगा। क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं एसोसिएशन की कहानी में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग कंबाइन हो जाएगा, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये सब कहानी है तो बताओ ये जो मोलर मास होगा,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कहानी हम लोग को होता है। तो अगर यदि हम लोग को एसोसिएशन का कहानी होगा तो क्या हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन का कहानी, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अब देखो यहां पर क्या होता है डिसोसिएशन में, अगर यदि हम लोग को मान के चलो इफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन की कहानी में देखते हैं कि सर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होता है ये क्या होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा क्योंकि सर डिसोसिएशन में वो टूटता है, और टूटता है तो एक है तो वो एक से ज्यादा होगा, तो इसलिए सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पे क्या चीज? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा? ये सर डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए ना यहां पे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ना ही यहां पे कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को बोला गया है कि अगर यदि हमें एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए? डाइल्यूट। दूसरा, सॉल्यूट को कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं होना है। अगर वो हो जाएगा तो इस प्रकार का कंडीशन को फुलफिल करने लगेगा। मतलब जैसे एसोसिएट करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा? घट जाएगा। उसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? घटेगा। और जैसे ये घटा मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो था वो अभी आएगा क्या? नहीं। अगर 40 है तो 40 से क्या होगा? ज्यादा आएगा। वही जब हम लोग डिसोसिएशन की कहानी लिखते हैं तो यहां पर वो क्या होता है? टूटता है, और टूटने के बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज हुआ तो मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर 40 रेल ले रहे हैं तो 40 से क्या होगा? वो कम आएगा। तो हम लोग को चाहिए एक्यूरेट वैल्यू, क्या कभी भी फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं। इसलिए उसको एक्यूरेट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ये कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग वैसा ही जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे अगर वो बोल देगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, क्या बोल देगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अगर ये वर्ड को कहीं मेंशन कर दिया तब बेहिजक कौन वाला अप्लाई करोगे? जो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं वही वाला, क्योंकि ना वो टूटेगा नहीं हम लोग को जुड़ेगा। तो आराम से हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा? निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इसको लिख लो पहले। तो क्या करने बोलता है? चलो इधर देखो, वहां पे तो कहानी समझ गए थे पूरा कि सर हम लोग को जो एबनॉर्मल मोलर मास जो हेडिंग दिया हुआ था उससे हम लोग को समझना था कि आखिर एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे सॉल्यूट को, जो हम लोग का एक्यूरेट वैल्यू निकल नहीं रहा था, तो उसी वैल्यू को, उसी मोलर मास को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास से। फिर हम लोग देखे थे कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला क्या था कि सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए? हम लोग को डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा देखें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उसे कभी भी डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करना होगा, तभी हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है जल्दी? नहीं। तो अगर यदि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मोलर मास को फाइंड आउट कर रहे थे तो उस मोलर मास को ही किस नाम से जानते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द चेंज इन मोलर मास of solute calculated on the basis of colligative properties due to association or मतलब कि dissociation in the solution is called abnormal molar mass। कहानी समझ में आ गया? अभी देखो सबसे पहला हम लोग को क्या है कि अभी भी हम लोग को कैलकुलेट करना है नॉर्मल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल वैल्यू। और जैसे हम लोग को क्या होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल है डिसोसिएट कर जाता है और एसोसिएट कर जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग को
एक्यूरेट वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसी को पता करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वार्नशॉप। तो इन्होंने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, वो फैक्टर क्या था, आई था, जिसको हम लोग पूरा किस नाम से जानते हैं, वार्नशॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे जानना है कि आखिर ये आई होता क्या है। तो आई वही चीज होता है, एक फैक्टर्स होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, वहां से जब मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग को अच्छा जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो हम लोग को फाइंड आउट हो पाता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग देखेंगे कि जो आई है वो आई को कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं कि वार्नशॉप इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर, जो क्या चीज दिखाएंगे हम लोग, आई से, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड वार्नशॉप फैक्टर। कहानी समझ में आ गया। जो हम लोग को क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में जाने के बाद जो हम लोग को सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो जा रहा था, एसोसिएट हो जा रहा था, उसके वजह से हम लोग को क्या होता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आ रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो वार्नशॉप थे वो हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको किस नाम से जानेंगे, आई के नाम से जानेंगे, जिसको पूरा बोलते हैं वार्नशॉप फैक्टर। तो वही वार्नशॉप फैक्टर जो आई है उसी को बोलते हैं क्या चीज नाम से, वार्नशॉप फैक्टर के नाम से। कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रहा है, फिर से समझो। जैसे हमारे पास साइंटिस्ट आए थे वार्नशॉप, कौन आए थे, वार्नशॉप। तो जैसे हम लोग कहानी देखे कि सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहा था, एसोसिएट हो जा रहा था, तो उसके वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आ रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अच्छा तरीके से बताने के लिए कि वहाँ पे कब वो एसोसिएट होगा, कब डिसोसिएट होगा, जिससे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो जो एसोसिएशन डिसोसिएशन था, उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्टर उन्होंने बताया था, जिसको क्या था, वार्नशॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको दिखाते हैं क्या चीज से, आई से। तो बस यही चीज हम लोग को क्या था, वार्नशॉप फैक्टर। तो वही लिखा हुआ है कि वार्नशॉप फैक्टर, वार्नशॉप इंट्रोड्यूस अ फैक्टर, जो वार्नशॉप थे वो इंट्रोड्यूस किए थे एक फैक्टर को, जिसको क्या चीज दिखा रहे हैं, आई से। क्या करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या करने के लिए, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था सॉल्यूशन को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग डिसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट हो जाता है। तो इसी को बताने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हम लोग को कभी भी गलती ना हो, जिसको आई से दिखाते थे। और इसी को किस नाम से जानते हैं, वार्नशॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं। कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर ये वार्नशॉप फैक्टर को निकालेंगे कैसे। तो वार्नशॉप फैक्टर का हम लोग आई बराबर दिखाएंगे। तो आई को निकालने का हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दो वैल्यू है, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक हम लोग को क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाला जो रहता है वो हम लोग जो निकाला करते थे पहले, वो वाला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और ऊपर हम लोग को क्या रहेगा, ऑब्जर्व वाला। ऑब्जर्व कहने का मतलब प्रैक्टिकल वाला। अच्छा, अब तुम लोग ही यही चीज बात बता दो, इधर समझ में आ गया था ना, समझना यहाँ से, ठीक है। जैसे कि हम लोग बता रहे थे पिछले क्लास में भी कि जो हम लोग इधर था थियोरिटिकल, इधर क्या था, थियोरिटिकल, और इधर हम लोग ले लेते हैं, या फिर इधर ले लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल, और इधर हम लोग ले लेते हैं थियोरिटिकल। तो समझ में आ रहा था कि सर थियोरिटिकल और जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल था, क्या इन लोग इक्वल होता है हमेशा, क्या नहीं, गलत कौन था, थियोरिटिकल। थियोरिटिकल को सही करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे आई से इंटू करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई से इंटू, जैसे आई से इंटू करते थे ये दोनों आपस में क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। क्या आई बराबर नहीं निकाल सकते हो आराम से? तो आई बराबर जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग ऊपर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल। जो एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, क्या जो बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, और थियोरेटिकल तो थियोरेटिकल ही हो जाएगा, जो जिसको हम लोग कैलकुलेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो आई का निकालने का फॉर्मूला कैसे है, तो जो हम लोग पहले से जान रहे थे बस उसी को बना दिया गया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू दे रखा रहता है हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसका कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे डिवाइड करेंगे किसका, जो हम लोग निकाला करते थे पहले उससे। ना यहाँ पे हम लोग एसोसिएशन का कहानी होता था, नहीं डिसोसिएशन। तो जो होता था वैल्यू निकालते थे उसी को यहाँ पे पुट करेंगे और ऊपर हम लोग को एक्सपेरिमेंटल। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद किसका वैल्यू आ जाएगा,
आई का। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग को तरीका था आई को निकालने का। अब इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरा मेथड से भी। दूसरा मेथड क्या? तो इसको हम लोग करते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहीं ना कहीं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को कहीं ना कहीं हम लोग दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। कहां से कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह में नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। लेकिन अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है सर, जैसे यहां पर भी था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर भी क्या था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से दोनों जगह हम लोग लिख दिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख दिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या नीचे भी लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चूंकि हम लोग देख रहे थे ऊपर जो हम लोग ले रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो एक्सपेरिमेंटल था। क्या था? एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम लोग ऑब्जर्व लिख रहे थे। तो इसलिए यहां पे ऑब्जर्व कब होगा? जब हम लोग को सॉल्यूशन में जाने के बाद जो डिसोसिएट हो जाता था या फिर एसोसिएट हो जाता, उसी को ना कहानी लेकर के चला था। इसलिए यहां पे हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉल्यूट पार्टिकल का वो कहां वाला लेंगे? जो टूट जाता है या फिर जाकर के जुड़ जाता है उस वैल्यू को लेंगे। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर कहां? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे मान के चलो हमारे पास है ए से जाकर के बन गया यहां पर 2b, तो यहां पर कितना था? 1, और यहां पर कितना है? 2। तो इसको ना लेकर के कौन वाला लेंगे? 2 लेंगे। क्या बात समझ में आ गया? तो ये कहां वाला कहानी बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल वाला। कहां बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल। तो वही यहां पे बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और नीचे चूंकि हम लोग कौन वाला ले रहे थे? थियोरेटिकल, जो हम लोग निकाल रहे थे। तो इसलिए नीचे है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन, जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए रहते थे वो वाला। जैसे हम लोग लेते थे ए अभी कितना था? 1। तो अरे इसी को ना लेकर चलते थे कि यहाँ पे एक हम लोग को क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल वहां पे है। अगर उसी तरह से हम लोग चलते हैं यहाँ पर 2b और बन रहे हम लोग को 3c, क्या ये वाला लेते थे? हम लोग लिए क्या है? हम लोग 2 गो। तभी भी कितना मेजर करते थे? 2 गो। तो इधर वाला हो जाता है थियोरेटिकल और इधर क्या हो जाता है? एक्सपेरिमेंटल। क्या नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस में समझ गए? एक और इसका इंट्रोड्यूस समझो। अच्छा एक चीज और, हम लोग 3 को कंडीशन यहां पे मान लेते हैं, ठीक है? कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर हम लोग ले लेते हैं एसोसिएशन का कहानी, फॉर एसोसिएशन, अगर हम लोग एसोसिएशन की कहानी में जा रहे हैं तो अब रिलेशन बताना है कि आई का वैल्यू क्या होगा। 3 कंडीशन होगा। एक तो आई बराबर 1, आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज लेस देन 1। अब बताओ क्या होगा? इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों को देखने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि इसका मेंटालिटी थोड़ा सोचने समझने वाला है। सबसे पहले क्या देखे? कंडीशन। और देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में घुसता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो वांट्स ऑफ फैक्टर है वो ग्रेटर कब होगा? एसोसिएशन का कहानी में, डिसोसिएशन के कहानी में, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन पे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब कुछ नहीं टूटेगा वहां पे। अब बताओ कि ये 3 को ऑप्शंस है, इसका जवाब देना है इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। दोनों में से किसी को पकड़ोगे कहानी समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि बताओ एसोसिएशन के कहानी में क्या होगा। हमें मत देखो, इसको देखो और बताओ किसका माइंड चलता है, थोड़ा हम देखना चाहते हैं। बोलो ना, क्या होगा? 1 से कम होगा। और किसी का कुछ कहना है? सबका कहना है कि सर आई का वैल्यू 1 से क्या होगा? कम होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सो अच्छा अब समझो ये एसोसिएशन का मतलब क्या समझा कि सर ऐसा होता होगा कि ए से वहां पे बन जाता होगा 2b। हाँ, अरे यार यहाँ ए को लिए यहाँ के 2 को जाके बन जाएगा, इसको तो डिसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन का मतलब सर उल्टा कि यहाँ पर 2b चाहे कुछ भी लेते होंगे और यहाँ पर ए करके कुछ बनता होगा, मतलब यहाँ पे 2-3 को लेंगे, यहाँ पे जाकर के कम हो जाएगा। अब बताओ अगर नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे चलो, सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे तो चलते हैं, उसी के बेसिस पे जाएंगे तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। आप समझो हम लोग चलते हैं आई निकालने का फॉर्मूला, यहाँ भी समझ चुके थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी समझ गए। अब जो कहानी यहाँ पे हुआ उसी को पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है? इसका कितना है? अब यहाँ पे क्या कहानी बोलते थे?
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कि ऊपर जो पुट करते थे वो डिसोसिएशन करने के बाद या फिर एसोसिएशन करने के बाद, चाहे इधर जो भी हो रहा है इसी का मोल चाहिए, तो इधर जिसका मोल होता है उसको कहाँ पुट करते हैं, ऊपर, और नीचे कौन लोग पुट करते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए होते हैं। तो सर यहाँ पे साफ साफ देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा रहता है, यहाँ पे क्या होता है, कम, तो ऊपर कम और नीचे रहेगा ज्यादा, तो का एक से ज्यादा आएगा का, अरे तो वही ना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से कम होगा। इसका मतलब सर एक तरह से ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग ज़्यादा लेते थे और यहाँ पे हो क्या जाता था, कम, क्या हो जाता था, कम। मतलब सर सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब सर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हम लोग 2 लेकर के चल रहे थे, मतलब ज़्यादा लेकर चल रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता होगा, कम। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता होगा, कम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वाला जो होता है ऑब्जर्वेशन वाला, वो तो हम लोग आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद आता था, आता कि नहीं आता। इसका मतलब सर इधर से हम लोग निकालते थे थियोरिटिकल और यहाँ से क्या निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर किसका है, ऑब्जर्व वाला, मतलब एक्सपेरिमेंटल वाला। ऊपर वाला क्या होगा, कम, और नीचे वाला क्या होगा, ज़्यादा। ऐसे भी तो समझ सकते हो। कुल मिलाकर के ये वाला कहाँ से समझ में आता है, यहाँ से, और हम लोग निकालेंगे भी कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। क्या पहला कंडीशन समझ में आया, ले फिर उड़ गया का किसी का क्लास में सोओगे तो सपनों में फिर जाकर के समझोगे। देखो इसमें क्या कहानी होता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीजेस। तो यहां पे लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। इसलिए आई बराबर चाहे 2 में से किसी का भी निकाल लो। अरे निकालोगे ना, क्या यहाँ पे पूरा फिर से फॉर्मूला में लिखा के लिख दे, नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इतना ही लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, और उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। कोई दिक्कत, अगर ये सब नहीं भी लिखेंगे तो सिंपल खाली इतना सा लिखेंगे तो कहानी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आई का वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। डिक्रीजेस आफ्टर एसोसिएशन, हालांकि यहीं से समझ में आ ही जाता है कि एसोसिएशन, लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं, फिर किस जैसा तुम लोग पढ़ेगा पता नहीं। तो समझ में आ गया कि एसोसिएशन की कहानी में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाता है, आफ्टर एसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। कहाँ से आया, पुट करके देख लोगे, कहानी समझ में आ गया। अब बताओ कि दूसरा कंडीशन, अब तो आँख बंद करके बोलोगे, फॉर डिसोसिएशन क्या बोलोगे सर, यहां पे जैसे जाएंगे तो बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस, इंक्रीजेस आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। एक थर्ड कंडीशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो सर यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल बी सेम। इसलिए क्या लिखोगे, आई का वैल्यू 1। इसलिए
जब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो हम लोग पहले वाला ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी, अच्छा चलो इतना लिख लो, उसके बाद बताएंगे। उन्हें तो सब बेहोश होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग ना गर्मी में पता ना तुम लोग को ब्रेन वॉश हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। वॉश होना चाहिए तो जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए था, लेकिन पता ना पूरे वॉश हो जा रहा है। देखो अच्छा, हाँ एक चीज़ और, अच्छा ये सब कहानी समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा 1 नंबर में, अगर पूछा वांट्स ऑफ फैक्टर से तो ये सब क्वेश्चन घुसेगा यही 3 गो। अरे 3 गो, तीनों नहीं, मतलब कोई एगो पूछ सकता है, सब बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, एगो ये सवाल भेजा था एक बार, कब? हमरा लगता है उस समय सदियों पुराने, ना सदियों पुराना नहीं, उसमें मुझे लगता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे थे सर, उसी समय मतलब भेजा था, कहाँ से निकाल के। 3 बरस पहले। देखो अच्छा, अब हम अच्छा कितना पॉइंट लिखे थे अभी? 3 अच्छा अब आई का वैल्यू फिर से एगो देखो निकालने का तरीका। अभी अभी हम लोग क्या देखे सर, एगो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में था ऊपर एक्सपेरिमेंटल और नीचे हम लोग को क्या था, थियोरेटिकल। अरे यही ना था। उसके बाद देखे थे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो ऊपर भी था सर डिसोसिएशन, एसोसिएशन, और नीचे क्या था जो टेकन था हम लोग लिए हुए थे सो। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोलर मास से। किससे करने जा रहे हैं? मोलर मास से, कि मोलर मास में भी हम लोग इसको निकाला करते थे। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मोलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऊपर होगा कि मोलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल नीचे होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो दूसरी चीज तो होगा ही। एक तो सर हम लोग जान रहे एक्सपेरिमेंटल होगा, एक क्या होगा, थियोरेटिकल। तो ऊपर एक्सपेरिमेंटल होगा कि थियोरेटिकल ऊपर होगा? एक्सपेरिमेंटल। इतना पीटेंगे सबको वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जानते हो? अगर ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? तो फिर ऊपर ले रहे थे एक्सपेरिमेंटल, तभी किसका चल जाएगा? अरे किसका जाएगा? अरे यार तुम लोग चुप हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता एकदम नहीं। आई बराबर जान रहा था ना, ऐसा था एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे क्या था, थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर हम लोग जानते हैं ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसके बराबर जानते हैं कि 1 में मोलर वेट। अरे यही ना होता है सर, इसका भी लिखेंगे तो 1 में मोलर वेट। ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, और ये किसका है? एक्सपेरिमेंटल वाला। और ये किसका है? थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल ऊपर चल जाएगा सर, और ये कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई बराबर जो होगा सर वो थियोरेटिकल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। कैलकुलेटेड लिख रहे थे ना? अच्छा मोलर मास किसका? मोलर मास किसका? अरे सोरियट कर रहे, सो बोल रहे, ये तो लिख दिए कैलकुलेटेड यार। प्रैक्टिकल। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन में फंस जाता है ना। थियोरेटिकल की प्रैक्टिकल। सागर का टेंशन हो गया सर। क्या है? टेंशन देने वाला है। दोस्त ने सर रील बना के अपलोड कर दिया। किसका? सागर का? दिमाग दोस्त टेंशन। चलो लिख लो। वही डर लग रहा है कि नहीं सेलिब्रिटी देखो अच्छा कभी ऐसा लिखा रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना। कभी भी अगर नॉर्मल का बात करेगा ना, नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वही होता है जो हम लोग कैलकुलेट किया हुआ रहता है। जैसे इसमें क्या लिख सकते हो? नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास और नीचे ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें एक हम लोग पूरा जैसे रिएक्शंस बता रहे थे ना, इस तरह से कि ए से बनेगा हम लोग को 2b ऐसा करके, फिर एक था कि 2b से हम लोग को बनेगा a करके, ऐसा मतलब डैमराइज होता है, एक बार हम लोग डिसोसिएट होता है। तो इससे हम लोग को दो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, एक तो आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में हम लोग देखेंगे रिलेशन।
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट्स ऑफ फैक्टर में किस प्रकार से रिलेशन है, यहीं से हम लोग को सवाल बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि आई इतना जल्दी हम लोग निकाल पाएंगे क्या, नहीं ना। तो वहाँ से हम लोग को निकलेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो लास्ट क्लास होगा, और उसी में हम लोग पढ़ लेंगे गैसिन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ को। तो हेनरी लॉ से सवाल ज़्यादा पूछता नहीं है, बस उसका कंसेप्ट वगैरह बता करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चलो, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे वांट्स ऑफ फैक्टर का कहानी। वांट्स ऑफ फैक्टर की कहानी से हम लोग को समझ में आया था सर कि जो आई को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, वान हॉफ के द्वारा, वो इसलिए किया गया था ताकि हम लोग जो नॉर्मल हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, या फिर जो बोला जाता है कि जो नॉर्मल मोलर मास होता है या फिर एक्चुअल जो मोलर मास होता है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को निकालने के लिए हम लोग को क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, आई को। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि आई को निकालने के लिए हम लोग देखे थे कितना, 3 तरीका देखे थे। सबसे पहला कंडीशन देखे थे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दे दे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो हम लोग कैलकुलेटेड और एक को कहाँ से, एक्सपेरिमेंटल। अगर दोनों चीज रहे तो हम लोग ऊपर किसका वैल्यू रखते हैं, ऑब्जर्व का, या फिर हम लोग थियोरेटिकल वाला, ऑब्जर्व वाला। कहने का मतलब सर जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पुट करते हैं तो ऊपर रहता है एक्सपेरिमेंटल और नीचे किसका रहता है, थियोरेटिकल। ये तो हम लोग किसके बेसिस पे था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जब सर यहाँ से हम लोग आई निकाला करते थे। फिर हम लोग आई निकालने का फॉर्मूला देखे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे। तो सर वो भी कहीं ना कहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता था, और कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो बताओ ऊपर किसका होगा, ऑब्जर्व का कि कैलकुलेटेड का, ऑब्जर्व का। तो सर ऊपर होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो हम लोग को डिसोसिएट हो जाता था, एसोसिएट हो जाता था उसके कहानी के बाद। तो यहाँ पे होता था ऑब्जर्व वाला, और नीचे किसका होता था, कैलकुलेटेड। फिर हम लोग चले थे आई का निकालने का फॉर्मूला, वो था मोलर मास से। कहां से था, मोलर मास से। अब इसमें बताओ कि मोलर मास ऊपर किसका था, ऑब्जर्व का कि कैलकुलेटेड का, कैलकुलेटेड का। क्या है, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, ऑपोजिट। जो ऊपर है उसका कहां हो जाता है, नीचे, और जो नीचे रहता है उसका ऊपर। तो ये सारा कहानी हम लोग देख चुके थे, लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोग को वैल्यू ये सब दिया रहेगा तब ना निकाल पाएंगे हम लोग आई का वैल्यू। कहने का मतलब जब सर हम लोग को दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, जब आई बराबर निकाल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर हम लोग को गिवन रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। अगर नहीं दिया रहे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस बेसिस पे हम लोग को क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा रहता है। कौन दिया रहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अल्फा से। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आखिर होता क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे, मतलब क्लास 11th में भी, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितना सब्सटेंस टूट रहा है, कितना सब्सटेंस टूट रहा है, और नीचे हम लोग लिखते हैं कि कितना पहले हम लोग लिए हुए थे। जैसे स्टार्टिंग में कितना मोल लिए हुए थे और कितना इसमें टूटा है। जैसे कि हम लोग मान के चलो 1 लिया था, कितना लिया था, 1 में कितना टूट गया, अल्फा, या फिर मान के चलो यहाँ पे अल्फा नहीं, यहाँ पे हम लोग एक्स लेते हैं। कितना लेते हैं, एक्स, कि 1 में टूट गया कितना, एक्स। तो हम लोग इसको जब निकालते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वही लिखते थे कि कितना टूटा, और ऊपर नीचे हम लोग क्या लिखते थे, कितना हम लोग लिए। तो हम लोग यहाँ पे ये सारा कुछ ना जान करके डायरेक्टली हम लोग लेंगे कि अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या चीज, अल्फा, कि अल्फा हम लोग को टूट गया। और ये जो रहता है ये हम लोग परसेंटेज के तौर पर, हालांकि परसेंटेज नहीं बोलता है कि 20% टूटा है कि 30% टूटा। अगर इस प्रकार से दिया भी रहता है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं। किस में लेते हैं, फ्रैक्शन में। जैसे कभी हम लोग को रिएक्शंस में बोल दे, जैसे हम लोग यहीं पे ले रहे हैं कि ए से बन रहा है क्या चीज, बी। अगर बोला जाए कि ए जो डिसोसिएट हो रहा है वो हम लोग को 70% डिसोसिएट हो रहा है। कितना हो रहा है, 70%। तो बताओ 70% कहने का मतलब ये हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया है। किसको बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही चीज होता है कि वो कितना टूट रहा है, और टूट कितना रहा है, 70%। तो इस 70% को हम लोग अल्फा से दिखाएंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली हम लोग 70 नहीं दिखाएंगे, मतलब परसेंटेज के तौर पर कभी दिखाते नहीं है। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कैसे होता है, तो सर हम लोग इसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 100 से डिवाइड। मतलब अगर 70 है तो इसको कितना लिखेंगे, 0.70। अगर हम लोग को 20% बोला था 0.2 लिखेंगे, या फिर 0.20 लिखेंगे। अगर मान के चलो वहां पे बोलेगा 90% तब
0.9 लिखो या फिर 0.90 लिखो। बात समझ में आ गया। तो हम लोग को इसी प्रकार से दिया रहेगा कि इतना % वो डिसोसिएट हो गया, तो वहां पे हम लोग अल्फा का वैल्यू समझ में आ जाएगा। अब इस रिएक्शंस को थोड़ा सा समझो कि किस प्रकार से हम लोग को डिसोसिएट हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसोसिएशन का कहानी, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम बताए थे, डिसोसिएशन में होता क्या है कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस लेते हैं सर, ये बहुत सारे आयंस में जाकर के डिसोसिएट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में और भी जाके डिसोसिएट हो जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग लेते हैं NaOH, किसको लेते हैं NaOH। जैसे हम लोग सॉल्यूशन ये सब बनाते हैं तो ये जाकर के टूट जाता है किसमें Na+ और OH-। यहां था कितना 1 और इधर हो कितना गया 2, टूटा कि नहीं टूटा। इसका मतलब सर यहाँ पे तो हम लोग को जानते हैं कि एक के रहता है, कितना रहता है 1, और ये जाकर के हम लोग को कुछ पार्टिकल में टूट जाएगा। अगर मान के चलो हमको ऐसा रहता AlCl3, ये किसमें टूटेगा सर, ये टूटेगा Al3+ और किसमें टूटेगा 3Cl-। टोटल कितना आ गया। क्या इधर का नंबर हम लोग को फिक्स है क्या, अरे फिक्स है क्या, नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला के लिए हम लोग कितना लिख ले रहे हैं n ले रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स लेंगे वो डिसोसिएट हो जाएगा कितना में n में, कितना में टूटेगा n में। अब यहाँ पर समझना है कि आखिर ये टूट तो रहा है लेकिन कितना % टूट रहा है, टूट रहा है तो कितना % टूट रहा है। तो उसी के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहने का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल लिए थे वो कितना % टूटा, 100% टूटा कि 20% टूटा, कितना टूटा। तो ये हम लोग को बताता है अल्फा। कौन बताता है, अल्फा। और इसी का वैल्यू हम लोग को गिवन रहेगा। तब इसके बेसिस पे इसको रिएक्शन को कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा आराम आराम से समझना कि जब हम लोग को इसका कितना मोल है 1 मोल, कितना है 1 मोल। तो जब स्टार्टिंग में रहा होगा, क्या ये स्टार्टिंग में कुछ बना होगा क्या, नहीं बना होगा। मतलब सर ये स्टार्टिंग में 1 मोल है तो ये कुछ भी अभी बना हुआ नहीं होगा। अब जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, बनेगा। क्या इतना समझते हो। अब मान के चलो ये कितना टूटा, तो ये इतना % टूटा, जिसको हम लोग अल्फा से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, अल्फा से। कि 1 था, 1 में कितना टूटा, अल्फा, मतलब इतना % वो डिसोसिएट हो गया। तो इतना % डिसोसिएट हुआ, क्या उतना ही % ये बनेगा। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि जितना रिएक्टेंट टूटता है उतना ही कौन बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जो गाल में हाथ रख के मेरे क्लास में बैठेगा या फिर जो इस प्रकार से सो रहा है उन लोग को घर भेज देंगे। जाओ आराम से पहले नींद को पूरा करके तब मेरे क्लास में आओ। एक तो पसीना आ रहा है, एक तो पढ़ा रहे थोड़ा एकदम टेंशन टाइप में हो गया, क्या कि मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाने में। क्यों, क्योंकि गर्मी वैसा है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो तुम लोग भी। अब तुम लोग शकल सूरत ऐसा कर देता है कि कितना दिन से तुम लोग टेंशन में भूखे है, क्या है पता नहीं चलता है। हाँ, मम्मी पापा एकदम डांट के भेजेगा। इधर देखो कितना अच्छा टॉपिक है। अभी क्या बोले कि जब 1 मोल है तो 1 मोल स्टार्टिंग में क्या ये टूटेगा क्या, नहीं, कुछ समय होगा तो ये जाकर के टूटना स्टार्ट होगा। अब टूटा तो कितना % टूटा, तो सर अल्फा % टूटा। कितना टूटा, अल्फा। अब जितना वो टूटता है उतना ही वो क्या होता है, बनता है। इसका मतलब सर ये कितना बनेगा, अल्फा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये एक मॉलिक्यूल के लिए बता रहा है कि अल्फा हम लोग को टूटा। जैसे यहाँ पे बताया कि एक जो पार्टिकल था वो अल्फा टूटा, तो यहाँ पर भी एक का कितना बन रहा है, अल्फा। लेकिन है कितना, n। तो n नंबर में उतना हम लोग को बना होगा। इसलिए यहाँ पे जो भी रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है। जैसे मान के चलो हम लोग लेते हैं ऐसा कि NaCl, इसका रिएक्शंस करते हैं यहाँ पे बन जाता है Na+ और किसका Cl-। और ऐसा ही बनता। तो यहाँ पे लेते हैं कि 1 - अल्फा, तो इसका बनता अल्फा और प्लस में कितना, अल्फा। अरे यही ना होता, क्योंकि इसका अल्फा बना और इसका भी कितना बना, अल्फा। दोनों मिलाकर के कितना बना, तो कुल मिलाकर के वही ना हुआ कि सर यहाँ पे 1 और 1 2, तो जितना भी है उतना से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बात तो वही है। तो ये था हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि अगर कभी भी बोलेगा कि इतना % टूट रहा है तो उसको किस प्रकार से हम लोग को बनाना है। जो भी नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसमें उतना क्या कर देना है, घटा देना है, और उतना ही हम लोग को क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और जो भी यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फिर से बोलो, समझ में आया नहीं, क्योंकि यहीं से मेन फॉर्मूला निकलेगा वांट्स ऑफ फैक्टर का। कभी भी सवाल पूछेगा घुमा के तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले बता लो क्या क्लियर है, रिएक्शन समझ में आया कैसे करना है। हल्का हल्का ने पूरे आना है। फिर से एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। हम क्या बोले कि जैसे रिएक्शंस है, ठीक है। रिएक्शंस का हम लोग का काम कैसे होता है कि जो भी रिएक्टेंट जितना टूटेगा उतना ही हम लोग को कौन बनता है,
प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़े थे, क्या चीज़, एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जिसको हिंदी में बोलते थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या बोलता था, वो यही बोलता था कि कभी भी रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट में। ना हम लोग को निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है, यही सब होता था नहीं। अरे 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछता था। और जैसे केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे 10th क्लास का पहला चैप्टर, ओकर में फर्स्ट टॉपिक तो वही था कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया को क्यों बैलेंस करना जरूरी होता था, संतुलित करना क्यों जरूरी होता था। तो इसी चलते हम लोग जान रहे कि ये जितना टूटेगा उतना ही कौन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सर इसी तरह से इसका 1 मोल था, तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो यहाँ पे मान के चलो जो रिएक्टेंट है वो टूटा कितना, अल्फा, कुछ भी परसेंट टूटा होगा, 20%, 70%, 60%, तो मान के चलो कितना टूटा, अल्फा। तो अगर ये अल्फा टूटा तो ये भी कितना बना होगा, अल्फा। क्योंकि सर रिएक्शन जब होता है तो जितना रिएक्टेंट खत्म होता है उतना ही कौन बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग समझ गए कि ये सर अल्फा तो बना, लेकिन ये 1 का बन रहा था अल्फा, 1 का क्या बन रहा था, अल्फा। लेकिन यहाँ पे है कितना, n है, क्योंकि देखो b का बना अल्फा, लेकिन b है कितना, n है, तो n नंबर में उतना बना होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करते हैं, n। क्या अब बात समझ में आया। अब इतना समझने के बाद हम लोग को क्या काम करना है, अब बताओ आई का वैल्यू कैसे निकालोगे। अच्छा आई कैसे निकालते थे हम लोग, तो सर आई का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स ही सब रहता है आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर एसोसिएशन, उसको रखते कहाँ, ऊपर। कहाँ रखते हैं, ऊपर। और उसको डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग टेकन, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग के फेज में लेते हैं। तो अच्छा बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, n by अल्फा के ऊपर अच्छा ये समझो, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहानी समझ में आ गया था, क्या रिएक्शन समझ में आ गया कैसे हो रहा है, कि यहाँ तक स्टेप में कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार इसको भी समझ लो एक बार, ये रिएक्शन जैसे काम कर रहा है उसी का ये जस्ट हम लोग को क्या कर रहा है, उल्टा। ये हम लोग को क्या कर रहा है, उल्टा। कैसे सर, यहाँ पर 1 में टूट रहा था कितने, क्या ब्लू या फिर ब्लैक, ब्लू वाला इंक है, रेड के जगह में ब्लैक नहीं, मतलब कि रेड के जगह में क्या रखना था, ब्लू ही रखना था। हम लोग के पास क्या होता है ना, रेड वाला होता है कि जब लिखते हैं तो यहाँ पर भी साफ दिखता है, लेकिन पीछे तो पता चलता है हाईलाइट हो ही नहीं रहा है, दिखता है पीछे। अच्छा यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन समझ में आया कैसे कैसे काम कर रहा था। सर इसमें टूट रहा था और इसमें क्या होता है, जुड़ता है। इसमें कहानी समझना कि जब ये हम लोग n मोल रहता है तो ये जा करके मिल के बनता कितना है, 1 मोल बनता। और इसमें एसोसिएशन में होता क्या था, इन लोग जाता था डेमेराइज हो जाता था, आपस में जुड़ जाता था और एक हम लोग को मॉलिक्यूल बना करके रेडी कर देता था। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे जिस प्रकार से इन लोग को किए उसी प्रकार से इसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सर हम लोग 1 में माइनस कर करके आदत हो गया करने का। हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोग को आदत हो गया कि यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग क्यों ना, जो हम लोग को यहाँ पे हो रहा है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 बन जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर n है तो n से भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। कितना बन रहा है, 1। तो हम लोग इस प्रकार से ना समझ करके इसको नॉर्मल कर देते हैं इसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे, जैसे डिसोसिएशन का कहानी पढ़े वैसे ही, ताकि हम लोग समझने में आराम होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये n को हटाना है तो हटाओगे कैसे, n से डिवाइड करोगे। इसका मतलब सर इसमें भी n से डिवाइड करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, n से डिवाइड। तो जैसे करोगे क्या ये ऐसा बन जाएगा, a से बन रहा है यहाँ पर 1/nb। कोई दिक्कत है क्या,
जैसे अभी हम लोग समझे कि यहाँ पर n से हम लोग को 1 बन रहा है, लेकिन इस प्रकार का रिलेशन को अभी बताने को वैसे बता देते हैं, लेकिन दिमाग उतना हम लोग को काम नहीं कर पाता है। तो जैसे हम लोग ये डिसोसिएशन वाला कहानी हम लोग पढ़े, यहाँ पे समझ गए कि सर 1 में ये स्टार्टिंग में कुछ बना हुआ नहीं होगा, तो उसमें फिर देखते हैं कि अल्फा अगर टूट रहा है तो अल्फा फिर यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा रिलेट करने में हम लोग आराम होता है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे समझते हैं कि जिस समय हम लोग को इसका क्या है, 1 है, क्या है 1। अरे अभी तो 1 इन हो गया, तो जब हम लोग ये 1 है तो क्या 1 में ये कुछ बना होगा क्या, अरे बना होगा क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से मान के चलो 1 में ये अल्फा हम लोग को टूटा, 1 में कितना टूटा, अल्फा। बता इसमें कितना बनेगा, सर अल्फा टूटा है तो ये भी अल्फा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे है कितना 1/n, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कितना होगा 1/n। तुम लोग तब तक इसको नोट करो। तो चलो अब यहाँ पे आराम आराम से समझो, ठीक है। एक बार समझ लो, उसके बाद फिर मजा से पढ़ना। अगर अभी फिर परेशान हो गए ना घर में से, फिर छोड़ देंगे हम पढ़ाना, सच्चे बता रहे हैं। पूरा अजीब सा फील हो रहा है। चलो इधर देखो, क्या ये जितना भी प्रोसेस बताया ये सब समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं आई, किसका वैल्यू निकालेंगे, आई, क्योंकि सर हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। क्या चीज निकाल रहे हैं, रिलेशन। किसके किसके बीच में, वांट ऑफ फैक्टर और किसके बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अभी तक हम लोग ये प्रोसेस समझ गए सर कि रिएक्शन कैसे कैसे हम लोग को प्रोसीड हो रहा है। तो अब यहाँ पर समझना आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग लिखा करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे कि कितना आखिर वहाँ पे डिसोसिएट वगैरह हो रहा है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कुल मिला करके समझो, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाला करता था तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को लेता था। सॉल्यूट पार्टिकल किसको लेता है, सर जो हम लोग सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। तो क्यों ना हम लोग वही साफ साफ लिख दे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन में। चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, वो भी जो कहानी होता है वो कहाँ होने के बाद होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद। तो वो कुल मिलाकर के सर जितना अभी तक हम लोग को जो प्रक्रिया हुआ, कितना टूटा, कितना हम लोग को बना, वो सभी को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग समझ गए कि यहाँ पे 1 है, 1 में इतना टूट रहा है और इतना हम लोग को बन रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मान के चलो ये इसका इतना हम लोग को, जैसे देखो इसमें इतना टूटा और ये हम लोग को क्या हुआ, बना। अगर कुल मिलाकर के दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को नहीं निकल जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल का, कि कितना अभी उसमें प्रेजेंट है, कहाँ पे, सॉल्यूशन में। कहाँ प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। कहाँ लिख देंगे, इन सॉल्यूशन। और नीचे जो हम लोग डिवाइड किया करते थे, कितना हम लोग स्टार्टिंग में लिए हैं, वही अभी भी हम लोग को करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। अब यहाँ पे समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना होगा। तो सर सॉल्यूशन में होगा कि कितना डिसोसिएट हो रहा है और कितना भी बच्चा वगैरह जो भी होगा वो सभी को अगर हम लोग जोड़ देंगे पूरा सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या सारा कुछ निकल जाएगा। तो हम लोग को जो अंतिम वाला जो प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे कि 1 में से कितना माइनस हो रहा है हम लोग को, अल्फा, इसको जोड़ देंगे किसमें हम लोग, n अल्फा से। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा कि उस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो सर टोटल हम लोग को कैसे निकलेगा, टोटल निकलेगा 1 माइनस अल्फा। किसमें निकलेगा, 1 माइनस अल्फा, और प्लस में हम लोग क्या कर देंगे, n अल्फा। किसमें कर देंगे, n अल्फा। तो ये प्रक्रिया करने के बाद ये तो हम लोग को टोटल निकल गया। ये क्या निकल गया, टोटल, कि टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट का। उसके बाद नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, कि कितना हम लोग सॉल्यूशन में बनाने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स या फिर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग लिए हुए थे। क्लियर है, तो कितना लिए हुए थे, 1 लिए थे। कितना लिए थे, 1। तो यहाँ पे डिवाइड कितना से करेंगे, 1। क्या अभी तक बात समझ में आया, उड़ रहा है क्या। तुम लोग हम 10 बार बोलेंगे ना तो 9 बार कुछ नहीं बोलेगा, लास्ट का 10 पॉइंट में बोलेगा हाँ सर एक बार और बता दीजिए ना, लेकिन खुद से नहीं बोलेगा कि सर एक बार और बता दीजिए। वाह,
अभी तक बोले, अच्छा यहाँ तक प्रोसेस तो समझ में आ गया था। अभी हम लोग निकाल रहे वांट्स ऑफ फैक्टर, मतलब आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू निकालने समय बताए थे कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, अरे डिसोसिएशन करने के बाद या फिर एसोसिएशन करने के बाद, और स्टार्टिंग में कितना हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए थे सॉल्यूट का। तो वही चीज लिखे हैं ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, मतलब कितना अभी वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में जाने के बाद। उसके बाद नीचे है कि कितना मोल्स हम लोग लिए हुए थे स्टार्टिंग में। तो ऊपर आखिर टोटल कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम लोग को प्रक्रिया निकल रहा था कि यहाँ पर देखो 1 में अल्फा टूटा, फिर यहाँ पे अल्फा बना, फिर उसे मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे थे, तो ये टोटल हम लोग सॉल्यूशन में जाने के बाद ये सब प्रक्रिया हो रहा है कि इधर हम लोग को टूट रहा है और इधर हम लोग को क्या हो रहा है, बन रहा है। तो टोटल ओवरऑल करने के बाद अभी कितना सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग को बचा है, तो वो कैसे हम लोग को पता चलेगा, जब सर ये दोनों को जोड़ देंगे प्रोसेस कि कितना खत्म हुआ और कितना हम लोग को बना। अब वो आपस में पता चल जाएगा कि टोटल हम लोग को कितना वहां पे अवेलेबल है, तो ये दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे। क्लियर है। तो देखो अब हम लोग को क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो उसमें कैसे निकलेगा, तो सर इधर हम लोग देख रहे थे रिएक्टेंट की तरफ, तो कितना था 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस अल्फा, उसको प्लस कर दिया किससे हम लोग, सॉल्यूशन वाला से, सॉल्यूशन का कितना है एन अल्फा, तो एन अल्फा कर दिए। और नीचे हम लोग 1 कहाँ से आया, सर इनिशियल में जो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिए थे सॉल्यूट का, वो कितना लिए हुए थे 1। क्या अब बात समझ में आया। अब इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो क्या हम लोग को आएगा, सर 1 माइनस अल्फा ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन अल्फा। क्या 1 से कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं। अब यहाँ से देखो हम लोग को कुछ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ये सब लिख लिया था, समस्या ही है ना, एक नहीं दो समस्या। चलो अभी तक हम लोग को आया क्या चीज एक्सप्रेशन, तो आई बराबर आया सर कि 1 माइनस अल्फा और प्लस में आया एन अल्फा, क्या ही आया। नीचे हम लोग को 1 था, तो 1 से कोई मतलब हम लोग को होगा नहीं, कोई इफेक्ट करेगा क्या, नहीं। अब इसी से हम लोग को देखो एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे कि यहाँ से और इसको सिंपल किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, तो आई बराबर 1, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या, अरे यार 1 माइनस 2 प्लस 3 ऐसे लिखे, या फिर 1 प्लस 3 माइनस 2 ऐसे लिखे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख ले कि यहाँ पर पहले लिखेंगे एन अल्फा और माइनस में अल्फा, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर उसका साइन तो अभी वैसा ही है। हाँ दिक्कत तब होता जब यहाँ पे माइनस रहने देते और यहाँ पे प्लस कर देते, तब दिक्कत हो जाता। तो अभी अगर कोई दिक्कत नहीं, तो अब देखो यहाँ से कुछ रिलेशन निकल रहा है, क्या रिलेशन निकल रहा है, 1 प्लस यहाँ से अगर अल्फा और अल्फा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सर यहाँ पे बचेगा एन और माइनस में कितना 1, और कितना हो जाएगा अल्फा। यही हो गया तुम्हारा क्या चीज रिलेशन, कि जब हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहानी हो जाएगा कि जब सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट वगैरह हो जा रहा है, अगर वहां पे हम लोग को परसेंटेज के तौर पर दिया रहेगा कि कितना % वो डिसोसिएट हो रहा है, तो उस स्थिति में आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां से। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि आई क्या कहलाता है, आई क्या कहलाता है वांट्स ऑफ, क्योंकि सर मेन तो हम लोग को इसी का निकालना था। 1 तो 1 अल्फा बताएगा कितना % हम लोग को टूटा, 70 बोलेगा तो 0.70 लिखेंगे, 20% बोलेगा तो 0.20। उसी प्रकार से 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो भैया है वो कांस्टेंट है। n अब क्या बताएगा, तो n हम लोग देखेंगे कि कितना वो टूटा। जैसे कि अगर यदि हम लोग लेंगे यहाँ पर NaCl, क्या ले लेंगे NaCl, तो NaCl जब टूटेगा तो ये किस में बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर हम लोग को देखो आफ्टर जो N होता था वो N कहाँ लेते थे, यहाँ पे नहीं सर, इधर जो टूटता था, जैसे अभी हम लोग रिएक्शंस लिखे थे कि 1A से बन क्या रहा था NB, N आया कहाँ पे प्रोडक्ट साइड, किधर आया प्रोडक्ट साइड, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितना टूटता है। अगर यहाँ पर कितना में टूट रहा है 2 में, मतलब N का वैल्यू कितना होगा 2। अगर हम यहाँ पे ऐसा बोले, कैसा बोलेंगे MgH मतलब MgOH का होल 2, ये किस में टूटेगा सर, ये टूटेगा Mg2 प्लस और यहाँ पे टूटेगा 2OH माइनस। बताओ n का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि बताओ BaCl3, ओ सॉरी Al नहीं लिए ना, चलो AlCl3, बता इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। कैसे जाने,
सर एल्युमिनियम प्लस तो एक हम लोग रहेगा एल्युमिनियम 3 प्लस और 3 वो क्या रहेगा Cl माइनस। तो टोटल किस में टूट रहा है 4 में। इसलिए यहाँ पर कभी भी डिसोसिएशन वाला कहानी होगा तो उसमें n का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, क्या समझ में आ गया। देखो ये सब जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चाहिए क्या चीज़, आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यही सबसे नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले क्लास में भी बताए थे, हम लोग समझ ही नहीं पाया था कि ये सब रिलेशन हुआ कैसे। अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ गए हो, क्या इसका तुम लोग बता सकते हो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी भी क्या चाहिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, मतलब टोटल कितना है, और नीचे फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ पर सर फिर हम लोग लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और डिवाइड किससे करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। अब बताओ इसमें क्या करोगे, वैल्यू बिठाओ, टोटल कैसे निकालोगे सर, ये और ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे सर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा माइनस 1/n, क्या यही होगा क्या यार, तुम लोग भी माइनस कहाँ से आ जाएगा, इंटू ना आ जाएगा। चलो तो ये हो गया, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब चलो इसी को हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। अरे समझ में आया ये कहाँ से लिखे सर, वहाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया तो लग रहा था माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे निकालने जा रहे हैं आई बराबर, तो लिखेंगे सर 1 माइनस अल्फा और अच्छा यहाँ पे 1 कैसे आया सर, हम लोग n लिखना था, कोई सोच रहा है का सर, हम लोग लेते थे यहाँ वाला सर कि कितना है, यहाँ पे कितना लिए हैं अभी n लिए हैं, तो सर अभी डिवाइड भी कितना करना चाहिए था, तो सर आप 1 लिख दिए, इसलिए क्योंकि हम लोग इस रिएक्शन से नहीं गए, हम लोग किस रिएक्शन से गए, इस वाला रिएक्शन से। तो हम लोग चलेंगे भी था इसी के अनुसार ना, अभी चलते थे इसके अनुसार चलते थे, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आता, लेकिन उसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए, ताकि हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पैदा हो, तो जैसे इसको सॉल्व किए वैसा ही इसको सॉल्व करें। इसलिए सर यहाँ पे जो n था उसको बना कितना दिए थे 1, मतलब अभी कितना ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं। तो इसलिए अभी ये रिएक्शन ना फॉलो करके किसको फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, इसलिए नीचे कितना लिखे हैं। नहीं तो ऐसा सवाल आ सकता है कि सर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए थे यहाँ वाला, अभी देख रहे हैं यहाँ पर n सर, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था n, लेकिन आप लिख दिए क्या चाहिए 1। तो इसलिए थोड़ा क्लियर कर दिए, आगे चल के कंफ्यूज मत होना। चलो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अल्फा और बटा में n ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, अरे अल्फा इंटू 1 अल्फा और अपोन में क्या हो जाएगा n। अब चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सर, i बराबर चलेंगे तो 1 को 1 अभी रहने देते हैं, ये दोनों में से फिर देखो नेगेटिव पहले हो जाता है, गंदा दिखता है, उसको बाद में कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, पहले हो जाएगा अल्फा बाई n और माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे सर i बराबर जाएंगे तो 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1/n और माइनस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा। लेकिन हाँ ये किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, और ये किसके लिए डिसोसिएशन। दोनों में अंतर देखो, 1 1 प्लस प्लस, बीच में माइनस माइनस, इंटू में अल्फा अल्फा, 1 1। सिर्फ फर्क कहाँ है कि सर डिसोसिएशन होता है सिर्फ n लिखते हैं, और एसोसिएशन में क्या लेना पड़ता है 1/n। क्या याद हो जाएगा। चलो अब इसको पूरा कॉपी कर लो। देखो जब यहाँ पे हम लोग सवाल दिए क्या लिखा हुआ था कि कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर BaCl2 इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.70। तो अगर हम लोग को पूछा वांट्स ऑफ फैक्टर मतलब क्या निकालने बोला, आई। सर आई निकालने का फॉर्मूला हम लोग एक ही जानते हैं, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलता है। अगर डिसोसिएशन का कहानी है तो डिसोसिएशन लगाएंगे, अगर एसोसिएशन रहेगा तो एसोसिएशन का। अभी पूछा डिसोसिएशन मतलब सर इसमें जानते हैं कि 1 होता है सर प्लस होता है, यहाँ होता है n-1 और इंटू क्या होता है अल्फा। अगर एसोसिएशन होता तो इसमें 1/n लिख देते हैं। सर इसी से पोस्ट किया हुआ, तो यहाँ कुछ रहेगा तब तो
अब अपने रूमल बस तो नहीं पूछते है कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो, क्या बात समझ में आ गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, कि सर एसोसिएशन रहता तो 1/n हो जाता, अभी है क्या चीज़, डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे तो 1 होता था, कोई लेना देना था है नहीं, मतलब सर कुल मिलाकर के यही हम लोग को फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर, I बराबर 1 + n। अब n कैसे आएगा सर, n के लिए ये चीज़ हम लोग को दे रखा है और ये बताएगा नहीं कि कितना हम n लेकर के आ रहे हैं, इसको खुद से जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे BaCl2, तो सर जैसे हम लोग BaCl2 की बात करते हैं, जानते हैं सर क्लोरीन 2 है तो 2 में तो टूटेगा ही, और जानते हैं सर इसी वाला इसमें वैलेंसी चल जाता था, इसका मतलब सर ये टूटेगा किस में, तो Ba2+ और 2Cl- में। तो n का वैल्यू अगर बोलेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 2, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल 3। अच्छा कोई यहाँ वाला भी जोड़ेगा क्या, सिर्फ डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद, तो यहाँ पर n बराबर हो गया सर कितना 3। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तुरंत 3 - 1 हो जाएगा, और इनटू अल्फा का वैल्यू दे दिया था जिसके लिए बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन बोलेगा तो एसोसिएशन में भी अल्फा हम लोग लेकर चलेंगे, हालांकि इसको बीटा मानता है लेकिन हम लोग अल्फा ही लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 0.7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.70, मल्टीप्लाई कर लो सर, I बराबर जाएंगे तो 1 प्लस यहाँ चल जाएगा 2 × 0.70, सर हो जाएगा 1 और प्लस इसमें जाएंगे तो हो जाएगा सर 1.4, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। फिर यहाँ चलेंगे सर 1 और 1 तो हो जाएगा 2.4, तो इतना हम लोग को आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो और एगो नोट करके लिख लेना, क्योंकि अधिकांश जाके यहाँ फंसोगे। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? इसी फॉर्मूला का यूज करना है बार 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 बार। अगर हम लोग को क्वेश्चंस में बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या निकालने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी बोले चारों में से, हमेशा वहां पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में देख लो, सुन लो, अगर नहीं सुनोगे क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे सही ढंग से। कोई जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के बोलेगा, चाहे हम लोग को फर्स्ट, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, कुछ भी बोले, तो वहां पे हमेशा याद रखना, जैसे कि अगर पहला हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या था, P0A - PS लिखते थे, या फिर PA, और नीचे भी लिखते थे PS लिखते थे, मतलब कि P0A, और यहाँ पर लिखते थे क्या चीज, तो X भी लिखते थे, लेकिन सर यहाँ पर इनटू करते थे I। आज के बाद कभी भी फॉर्मूला लिखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सिंपल नहीं है, सभी में क्या अवेलेबल होना चाहिए, आई। क्लियर है? अब यहाँ पर इसी पे लॉजिक लगेगा। लॉजिक ये लगेगा, अगर हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया रहे, क्या चीज दिया रहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जानता है, क्योंकि क्लास 11th में भी थोड़ा सा पढ़ाए थे, पढ़ाए क्या, थोड़ा क्या, बहुत पढ़ाए थे, तो उसमें इंट्रोड्यूस किए हुए थे। नहीं जानता है तो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा एकदम भरपूर चलेगा वही सब। तो ध्यान से सुनो, जब हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में डिसोसिएट होता है, जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, जो कुछ परसेंटेज में डिसोसिएट होता है, उसी को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो उसी के लिए हम लोग को जो अल्फा का वैल्यू होता है, उसी के लिए हम लोग को दे के रखेगा कि ये इतना % डिसोसिएट हुआ, 20%, 40%, 60%, जो भी बोलेगा, ये अल्फा का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब रहा बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का हमेशा 100% होता है। जैसे अगर कभी वो बात कर दिया NaCl का, तो NaCl हमेशा 100% डिसोसिएट होगा। बात को समझ रहे हो? KCl 100% डिसोसिएट होगा। मतलब कुल मिलाकर के यही देखना, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट तो पहचान लोगे ना, पहचान लोगे ना सर, कटायन और आनायन में टूट जाना चाहिए, और सब एक तोड़ देगा तुम लोग। अगर सब टूट गया, उसमें ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में एक वर्ड नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा रहेगा, नन इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा रहेगा, नन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, मतलब दिमाग में सेट कर लें, ये कभी टूटेगा नहीं, ये कभी भी टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो ये आई के जगह में 1 लिखोगे। कितना लिखोगे, 1। अब रहा बात कि अगर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को, या फिर नन इलेक्ट्रोलाइट कुछ दिया ही नहीं, और वहां पर कुछ हम लोग को दे दिया, जैसे NaCl दे दिया, या फिर BaCl2, ये सभी कुछ दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, HCl, ये सब, तो हमेशा देखना, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमेशा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना लोगे,
1, क्योंकि जाना वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग ही है। क्या चीज़ जाना कि वो हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। दो कंडीशन, अगर हम लोग को नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया रहे तब भी कितना बिठाएंगे? हे प्रभु कल्याण कीजिए मेरा। सो रहा है तुम लोग यार, सच में बता रहे हैं, बहुत लोग तुम लोग सो रहा है। नेहा तो और जब से आई है तब से सो रही है। अभी हम बताएं कि नोट करके लिख लेना। क्या नोट करके लिख लेना? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याएं हम लोग के सामने फेस करने के लिए मिलेगा। पहला पॉइंट कि अगर क्वेश्चंस में बोल दे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या चीज बोल दे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी बोलेगा, इसका मतलब सर वो कभी टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। और अगर नहीं टूटेगा तो इसका मतलब सर जो हम लोग अल्फा उल्फा जो भी बात करते हैं वो तो सिंपल जीरो वगैरह ही हो ही जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा जीरो? और जैसे जीरो होगा, अगर वो कुछ टूट ही नहीं रहा है, टूटेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो अल्फा का वैल्यू क्या चाहिए? जीरो। जैसे ये जीरो मतलब ये ओवरऑल पूरा जीरो, और पूरा जीरो मतलब कितना बचेगा सर? 1। मतलब आई का वैल्यू कितना बचेगा? 1। इसका मतलब सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो यहाँ पे सिंपल समझ जाएंगे कि आई बराबर कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद अगर कभी भी हम लोग को सवाल पूछे, किसके लिए सवाल पूछेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए परसेंटेज वगैरह दे देगा, तो उसमें पूरा फॉर्मूला लगाएगा और यहाँ से निकालोगे। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तब, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो इसी स्ट्रैप करो, ये हो जाएगा ओवरऑल 1। कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 हो गया तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे सर? तो ये अल्फा का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू 1 मत करना, आई का वैल्यू कभी भी 1 नहीं करना। देखो फिर 2-3 को बात बोल रहे हैं, फिर ये सब एक में मिक्स मत करना। क्या हमारा डर है कि इसी में तुम लोग गड़बड़ करोगे। है बहुत छोटा चीज़, लेकिन यही सब तुम लोग जाके बार बार गड़बड़ करोगे और न्यूमेरिकल को पूरा तहस नहस कर दोगे। रहेगा 5 नंबर, बनाओगे कितनों सही से, मास्टर सिर्फ आंसर मिलाएगा, नहीं मिलेगा सीधा खत्म कर देगा। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो कोई टेंशन नहीं लेना, आई का वैल्यू 1। किसका वैल्यू? आई का वैल्यू। और आई कहाँ हम लोग अपनाते थे सर? जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट याद रखना हमेशा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोले, क्या बोले? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा तो इसका मतलब वहां पे कभी भी नहीं बोलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है कि कितना है। सो बात को समझ रहे हो? क्वेश्चन में सिर्फ अगर मान के चलो हम लोग को दिख गया कि वो NaCl है और कुछ नहीं बोला, ये क्या चाहिए हम लोग को? स्ट्रॉन्ग। मान के चलो जो वीक भी रहेगा, मान के चलो वो वीक भी रहेगा और उसमें गलती से नहीं दे रखा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हमें पता है वो कितना टूटेगा? फिर भी वहां पे कितना लेंगे? 1। क्योंकि भैया तुम दे ही नहीं रखा है तो हम लोग के अंदाजी कितना ले लेंगे? 70% टूट रहा है, 40% टूट रहा है, तो उस समय भी कितना लेंगे? 1। आई का वैल्यू नहीं, किसका लेंगे? अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किसका वैल्यू लेंगे? आई का। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अल्फा वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 0 होता है। कितना होता है? 0। 0 हो गया तो पुट करोगे तो आई बराबर 1 ही आएगा। अब उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 100% टूटता है। तो अब यहाँ पे अगर बोलेंगे कि आई वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 1 + n-1 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या कहानी हो जाएगा। आई का वैल्यू कैसे निकालोगे सर? यहां पर हम लोग देखे, देखो ध्यान से सुनते जाना, ठीक। आई का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था सर 1 + n-1, और यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना? 1। जैसे हम लोग जाएंगे सर हो जाएगा 1 + n और माइनस में 1, और यहां पर अल्फा का वैल्यू 1, तो वो पूरी खत्म हो गया, इतना बच गया। अब ये 1 से 1 खत्म, मतलब सर आई वही होगा जितना हम लोग को n होगा। अब सुनो क्वेश्चंस हम बोल दिया कि इतना सॉल्यूट है, इतना ग्राम वगैरह कुछ भी बोल देगा, इसमें डिजोल्व वगैरह है। अब फाइंड करो कि इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होगा, कुछ भी बोलेगा, चाहे वो एलिवेशन पूछे, चाहे डिप्रेशन पूछे, चाहे वेपर प्रेशर वाला पूछे, चाहे ऑस्मोटिक पूछे, तुरंत हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये सब कहानी लगाए, आई निकाले, और यहाँ पर सिर्फ बता दिया कि NaCl है। कितना है? NaCl। अब बताओ तो आई का वैल्यू क्या लिखोगे? 2 होगा। कितना होगा? 2। मतलब सर ये अगर कुछ भी नहीं बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वैसे भी हम लोग जानते हैं 100% टूटता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बराबर कितना लिखेंगे? आई 1। मतलब कि आई की वैल्यू 2 लिखेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 1। कैसा आया? फॉर्मूला समझ में आ गया? तो डायरेक्ट सिर्फ सर जितना भी रहेगा यहाँ पर XB इंटू कितना कर देंगे इसके लिए? 2। अगर यहाँ पे बोल देता AlCl3 तब
4 कितना 4। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, मान के चलना कितना 100%, और उसके लिए कितना लोगे आई का वैल्यू, तो ये फॉर्मेट से चलोगे और आई का वैल्यू वही होता है जितना n होता, तुरंत यहाँ पे पुट करके निकाल लोगे। समझ में आया? तो आज का क्लास सबसे अंतिम क्लास था जिसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म किए। एक टॉपिक छूट गया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे अब हेनरीज लॉ। क्या बचा है? हेनरीज लॉ। तो अब हालांकि सवाल वहाँ से कहीं नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से पूछने की चांसेस रहता है, तो उसका एक बता देंगे कंसेप्ट। तो अब देखो तुम लोग का कहानी अब ये है कि हम लोग पूरा चैप्टर को अंत कर चुके हैं, चैप्टर का पूरा अंत कर चुके हैं। और अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, थ्योरी से कुछ काम बनने वाला नहीं है, या फिर कहनो महान नहीं बनोगे। अभी एक और सबसे खतरनाक चैप्टर भी पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरा ओवरऑल जितना फिजिकल केमिस्ट्री सबका बाप है वो, और उसमें फर्स्ट क्लास जाने से रहेगा ना। अगर पहला क्लास जो ढंग के नहीं सुना, भूल जाना, कहनो समझ में आएगा। ऐसा स्थिति हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, मज़ा आ जाएगा पूरा एकदम। लाइन उनके बारे में एकदम खूब सिखाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, लेकिन हाँ कंसंट्रेट रहोगे तब। तो अब धीरे धीरे समझो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में पहला बार हम लोग पढ़े किसको? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में डेफिनेशन 4 गो। कितना डेफिनेशन? 4 गो। और कौन कौन सा पता है? एक तो सर फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक सर रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में कैसे करेंगे, एग्जाम्पल, खत्म। कुछ बचा और क्या? कुछ नहीं बचा। बाकी जो भी उसमें है, जो 5 नंबर रहे चाहे 8 नंबर रहे, जितना भी नंबर का पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस पे। अगर जिसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर है उसका नंबर आएगा, नहीं तो चल जाओगे सीधे। और उतना टफ नहीं है चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि ये पहला चैप्टर था हम लोग को, तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी में सुन लो क्या क्या पूछेगा। सबसे अधिकांश पूछने का चांस रहता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को पूछेगा, इसी को ड्राइव करने बोलेगा। इसके अलावा कुछ भी पूछता नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल फिर सब पूछेगा। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब का डेफिनेशन याद रखना। उन लोग के बीच में डिफरेंस भी लिखवाए थे, डिफरेंस याद रखना। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, उसका कभी कभी जो यूनिट हो गया, जानता है नहीं जानते यूनिट? बता दो मोलैरिटी का क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट कौन बताएगा? यूनिट ले सकता है। अभी बहुत लोग इसका भी बोलने जा रहा था। मोलैलिटी, मोल पर केजी। मोल पर केजी। तो यही सब सिर्फ पूछेगा। बाकी जो क्वेश्चंस रहेगा सिंपल वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। बाकी रहा बात कि अगर लॉन्ग सवाल पूछा, और लॉन्ग सवाल पूछेगा 5 नंबर का, और अगर 5 नंबर में पूछा तो उसमें रिलेटिव भी पूछ सकता है, ऑस्मोटिक भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और एक सवाल और बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो था तुम्हारा उसमें जो हम लोग पढ़े थे, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फॉर्मूला देखा था। और एक क्वेश्चन था जहाँ से वेपर फेज में निकाला करते थे मोल फ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर के इतना ही उसका समरी, और यहीं से सवाल पूछता है। और कभी कभी हेनरी से पूछ देता है डेफिनेशन, हेनरी लॉ क्या, लेकिन जल्दी पूछता नहीं है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पहले बन जाता है। तो ओकरा क्वेश्चन को भी देखते हुए चलना है ना, तो हेनरी लॉ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। इन केस कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो प्रीवियस ईयर एक बार उलट करके देख लेना, आज तक कभी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये था हम लोग को आज कहानी। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और एक चीज़ और, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज अगर मेरे पास समय बचा, तो हम नोटिस डाल देंगे कि आज कुछ क्लास होने वाला है। हालांकि हम देख लेंगे मैं रूम में ठंडा है कि नहीं, और नहीं तो और बल्ब जलाएंगे तो और हम वहाँ हीट हो जाएंगे ढेर, समझा? तो वहाँ देख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एक सेशन रखेंगे। लाइव जुड़ोगे बढ़िया, नहीं जुड़ोगे तो कभी कभी देख लेना। बात तो समझ रहे हो? तो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और तुम लोग एक चीज़ और प्रयास करना, जो PYQ है। क्या है? PYQ। अब ये गलती से भी मत सोचना कि हम PYQ करवाने वाले हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है। बस जो 2024 का जो कंटेंट था वो सिर्फ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन जा करके जब 2024 वाला जो पेपर था उसको अगर देखोगे कि सर कैसा सवाल था और इसको सॉल्व कैसे करना था, तो उसमें ऑलरेडी बता रखे हैं। तो उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इतने कंसेप्ट पढ़ने के बाद 2024 ला इजीली तुम लोग सॉल्व कर लेगा। बात समझ रहे हो? तो 2023 तक का हम पेपर को सॉल्व कर चुके हैं पूरा वीडियो के साथ, एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो उसको हमें दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं। तुम लोग को PDF भी सेंड कर दिया, उसको नोट कर लेना। जितना भी नोट्स पढ़ रहे हो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। फ़ायदा कौन करेगा?
PYQ। अगर पढ़ने के बाद PYQ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब भूल जाना कि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो पाया। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो केमिस्ट्री रहे, चाहे फिजिक्स रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, PYQ अगर नहीं बन पा रहा है खुद से मतलब भूल जाओ कि तुम प्रिपरेशन अच्छा से कर पाए हो और बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करके आओगे, भूल जाना। इसलिए हम सारा कुछ करवा चुके हैं तो उसको करते जाना। अब मेरा सिर्फ एक टारगेट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्या चीज़ करना? क्वेश्चन प्रैक्टिस। वैरायटी हम लेकर के आएंगे, करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो फिर शुक्रवार और टेस्ट के लिए याद रखना, चैप्टर खत्म हो गया, बस हेनरी बोल रहे हैं, समझा? और हेनरी से हम सवाल देने वाला है भी नहीं, ठीक है? तो हेनरी के बारे में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बता देंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो याद रखना मंडे को टेस्ट होने वाला है, मंडे को टेस्ट होने वाला है। और एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, क्या कोई टॉपर होता है तो क्या हम उसको स्पेशल तरीक़े से आके लैपटॉप देते हैं क्या आईफोन देते हैं क्या? हम सिर्फ वो जो टेस्ट लेते हैं उसका लेने का मकसद मेरा यही रहता है कि जिस प्रकार से भी पढ़े हो, किस प्रकार से एग्ज़ाम में तुम्हें लिखना है जिससे नंबर नहीं कटेगा, तो ये सब जांचने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि तुम टॉप कर गया बहुत ज़्यादा हीरो बन गया या फिर फेल कर गया, ऐसा नहीं कि सब तुमको मतलब नेगेटिव चीज़ कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं। अगर कुछ कमी रह गया तो उसको फिर आगे चल के क्या करना है? सुधारना है। अब देखो तुम लोग का सबसे गंदा क्या आदत है, जिस दिन हम टेस्ट रखेंगे उस दिन गैप। इतना गुस्सा लगता है, मजाक नहीं बोल रहे, कसम से बता रहे हैं, इतना गुस्सा आता है हमारा क्या बतावे। क्योंकि हम जिस मकसद से तुम लोग को टेस्ट ले रहे हैं उसमें तुम लोग जब बैठोगे नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ टेस्ट लेने का? बस जा रहे हैं, 2 मिनट हमें बोलने दीजिए, हम चल जाएंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आया ना? तो टेस्ट के लिए रेडी रहना, सोमवार को टेस्ट हो जाएगा और एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? हो गया सर।